हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। इससे पहले आपके साइंस के 8 प्रैक्टिस सेट्स को और भी हमने दिया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आपके लिए परीक्षा ऐप ने नए टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर्स को आपको जल्दी से लाभ इसका उठाना है। कैसे क्या करना है उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी दिए जाएंगे। जैसे आपको बता दें कि डिफेंस पैकेज के रिगार्डिंग यानी आपके ऑल एग्जाम 1 पास आपके लिए 3 मंथ वैलिडिटी के रिगार्डिंग आपका 299 रुपीज़ में ये आपका टेस्ट सीरीज है। लेकिन आप अगर इस कोड को यूज करते हैं, ट्यूटर 50 कोड को अगर यूज करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट हो जाते हैं। और ये आपका 299 के बाद कितना हो जाता है आपका, ये आपका 149 हो जाता है, यानी 50% डिस्काउंट हो जाता है। आपको सिर्फ 150 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और इस पैकेज का यहाँ पे यह बेनिफिट होता है कि आप इस 149 के रुपीज़ के पैकेज में आप जितने भी टेस्ट सीरीज इवन आप एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, जीडी, डीवी, आपके साथ ही साथ एनडीए के हो गए, नेवी के हो गए, सभी टेस्ट सीरीज को आप दे सकते हैं। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं कोस्ट गार्ड के स्टूडेंट, वो सभी लोग इस टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने से मैं याद रखिएगा कि आपको जो कोड यूज करना है वो कोड है आपका ट्यूटर, TUTOR, ट्यूटर 50। एक ही साथ ट्यूटर 50 लिखना है। और कैसे ज्वाइन करना है अभी आपको यहाँ पे हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस ट्यूटर 50 का कोड यूज करने के बाद आपको 50% का डिस्काउंट होगा। और डिस्काउंट होने के बाद आपको जो भी टेस्ट सीरीज परचेज जब होगा वहाँ पे, तो उस टेस्ट सीरीज से आप सारे टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं, जितने भी टेस्ट हैं उनको देख सकते हैं। इसका वैलिडिटी 3 मंथ का वैलिडिटी रहता है। और ये 3 मंथ का वैलिडिटी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये मार्च तक आपका वैलिडिटी चला जाएगा और मार्च तक ही आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो चलिए और भी आपको आगे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि ये आपका सभी कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी सभी के रिगार्डिंग ये आपका है। कोड आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। कोड आपका है ट्यूटर 50। ठीक है, तो कैसे ज्वाइन करेंगे इसके बारे में चलिए थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, हाउ टू ज्वाइन करके। तो हाउ टू ज्वाइन में आपको बताने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे इसको आपको ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को क्लिक करके उसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसको रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको सबसे पहले इस प्रकार का एक इंटरफेस दिख जाएगा। जैसे ही आपका एक इंटरफेस दिख जाता है तो इस इंटरफेस पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट करके। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका तीसरा नंबर ऑप्शन में टेस्ट करके। ठीक है, तो इस टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस टेस्ट पे क्लिक करिएगा तो आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस प्रकार का एक इंटरफेस आपको खुलेगा। तो यहाँ पे आपको जब इंटरफेस ये खुलेगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 पास करके, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है 1 पास। तो 1 पास करके जैसे दिखेगा तो आप इस एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको नए इंटरफेस की ओर ले जाया जाएगा। देखिए, तो नए इंटरफेस पे जाइएगा तो आपको सबसे पहला इंटरफेस आपको यह दिखेगा। ये वाला जो इंटरफेस है आपको इस प्रकार से दिखेगा, डिफेंस प्री पैकेज इंक्लूड्स, यानी इस पैकेज में आपको क्या क्या इंक्लूड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज फॉर एनडीए है, एमआर नेवी एमआर के है, SSR के है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए, कोस्ट गार्ड, जीडी, डीवी के लिए है। और भी बहुत आगे पूरे कंप्लीट इनके बारे में लिखा गया कि इनमें आपको क्या क्या दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इतना आ जाएगा उसका आप इस अनलॉक कोर्स पे टिपिएगा। किस पे? इस अनलॉक कोर्स पे। जैसे ही आप इस अनलॉक कोर्स पे टिपते हैं तो आपको एक इस प्रकार का पेज खुलता हुआ दिखेगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले लिखेगा 3 मंथ और नीचे 6 मंथ। तो आपको 6 मंथ के लिए नहीं लेना है, आपको 3 मंथ के लिए लेना है, क्योंकि यही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और आप इस 3 मंथ वाले पे क्लिक करने के बाद जैसे ही इस पर आप बटन पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद अनलॉक कोर्स पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद अनलॉक कोर्स पे क्लिक कीजिएगा। तो अनलॉक कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस खुलता हुआ दिखेगा इस प्रकार से, जिसमें कि आपको सबसे पहले पे एट वंस लिखा रहेगा और 300 रुपीज़ लिखा जाएगा। ठीक है, कितना? 300 रुपीज़। तो जैसे ही आप इस 300 रुपीज़ को लिखा हुआ और नीचे आपको कूपन कोड अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। तो इस कूपन कोड पे आपको क्या लिखना है? तो इस कूपन कोड पे आपको लिखना है ट्यूटर 50। याद रखिएगा क्या लिखना है? ट्यूटर 50, एकदम कैपिटल लेटर में TUTOR ट्यूटर 50 लिखना है। और ट्यूटर 50 लिखने के बाद आपको कंटिन्यू एंड पे टिपना है। तो जैसे ही आप ट्यूटर 50 लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 300 के बाद कितना आपको 149 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे अप्लाइड का सेक्शन आपको दिख जाएगा। किसका? अप्लाइड का सेक्शन दिख जाएगा। तो ट्यूटर 50 लगाने के बाद इस प्रकार से अप्लाइड और इस प्रकार से टिक लगा हुआ रहना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आपका क्या होगा? डिस्काउंट आपको होगा। और जैसे ही डिस्काउंट 149 लिख देगा, आप कंटिन्यू एंड पे टिप दीजिएगा। तो कंटिन्यू एंड पे टिपने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका इस प्रकार से पेमेंट करने के लिए आपको दे देगा। इस पेमेंट मेथड में आप क्या कर सकते हैं? यूपीआई के थ्रू, यानी फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास पेटीएम बैलेंस है तो पेटीएम बैलेंस से भी पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास एटीएम कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो आप इससे इस डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन से पेटीएम कर सकते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग के भी आप नेट
बैंकिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पेमेंट मेथड मिल जाते हैं। तो इतना आपको करने के बाद आपके वन पास आपके ओपन हो जाएंगे और जैसे ही वन पास आपके ओपन होंगे तो आप फिर वहीं से टेस्ट में जाइएगा, सारे टेस्ट आपको वहाँ पे ओपन मिल जाएंगे। तो सब टेस्ट को आप दे दीजिएगा। आप अगर डीबी जीडी के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि आपके लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जामिनेशन, एनडीए का और देन फिर नेवी का और देन फिर कोस्ट गार्ड का, ये 4 आपको देना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि ये 4 को अगर आप देते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाते हैं और ये सारे प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, डेफिनेट तौर पे हेल्प करेंगे। सो आपका काम है कि इन सभी को देना, ठीक है। और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो बाद में आपको यह मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दिए गए होंगे, पूरा कंप्लीट बारीकी से इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो अपने हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड इज, ठीक है, यानी वायु की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो यानी आपके स्पीड ऑफ विंड को मापने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो होता है आपका एनीमोमीटर। क्या होता है? एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मार्कर को चेंज करते हैं। तो एनीमोमीटर क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो एनीमोमीटर होता है ये क्या होता है, आपके अधिकतर जितने भी वेदर स्टेशन आपको देखे होंगे, कहीं भी अगर आपने वेदर स्टेशन को देखा होगा तो वहाँ पे आपको यह लगा हुआ जरूर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसी से क्या होते हैं, हवा के स्पीड को वो मापता है और बताता है कि हवा कितने स्पीड से वो फ्लो कर रहा है। आपको बता दें कि ये जो एनीमोमीटर है ये एक प्रकार का, सबसे जब स्टार्टिंग हुआ था तो ये एक प्रकार के ग्रीक वर्ड है जो कि आपको एनिमोस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किससे? एनिमोस से, ANEMOS याद रखिएगा। इस तरह से क्या होगा, आपको यह क्वेश्चन याद रहेगा। ये बताने का मतलब क्या है, ऐसा तो इतना डीपली आपको पूछेगा नहीं, लेकिन ये बताने का मतलब है कि आपको इस तरीके से ये इसका आंसर याद रहेगा। एनिमोस क्या होता है? एक ये आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, यहाँ लिख देते हैं, इसका मीनिंग होता है आपका एनिमोस मतलब मीनिंग होता है क्या आपका? विंड, या फिर कह सकते हैं आप एयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एनिमोस का मतलब होता है विंड या फिर आपका एयर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एनिमोस से आपका एनीमोमीटर स्टार्ट होता है, मतलब एनीमोमीटर बनता है। आपको बता दें कि पहली बार ये जो आपके किनके द्वारा बताया गया था, इसके बारे में लोगों को बताया गया था, तो वो साइंटिस्ट का नाम था लियोसन बैटिस्टा, ठीक है, एल्बर्टी। तो ये आपको उतना डीपली नहीं जाना है, सिंपल आपको यह याद रखने के लिए बताया हमने कि एनिमोस जो होता है ये ग्रीक वर्ड है, ये आपके एनिमोस से स्टार्ट होता है। एनीमोमीटर में आपका एनिमोस ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है विंड और एयर, ठीक है। और इसी एनिमोस से हमारा एनीमोमीटर बनता है जिसका कि यूज किया जाता है स्पीड ऑफ विंड को मापने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या हमारा सेकंड लिखा चला कि हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिंपल सी क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने डिफाइन किया था। तो ये सभी बच्चों को याद रहता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिफाइन करने वाले थे, उनका नाम था न्यूटन। क्या था? न्यूटन को सभी लोग जानता है। और इस ग्रेविटेशन लॉ के अनुसार क्या होता था, फोर्स जो होता था वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके? आपके मास के m1 × m2 के, और फोर्स होता था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था r² के। तो यहाँ से ये दोनों को कंबाइन करके F इक्वल होता था Gm1 m2 अपॉन r²। और यहाँ पे जो G था ये क्या था आपका? ये आपका था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था। तो ग्रेविटेशन लॉ को किसने बताया था? तो उसको न्यूटन ने बताया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका है नंबर थर्ड क्वेश्चन से लिखा जा रहा है कि द मेटल यूज्ड टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर इज, ठीक है, त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु, यानी लाइटनिंग कंडक्टर को बनाने के लिए इनमें से किस धातु का यूज किया जाता है। तो लाइटनिंग कंडक्टर को बनाने के लिए ऑप्शन किसका? कॉपर का यूज किया जाता है। किसका? कॉपर का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज द राइट आंसर, यानी तांबे का यूज किया जाता है, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर जानते होंगे, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? आपने देखा होगा कि बहुत बड़े घर पे जो ऊपर यूज किया जाता है एक त्रिशूल जैसा रहेगा या फिर कुछ सेलुलर टाइप का रहेगा, इस तरह से कोई भी नुकीला टाइप का रहेगा। उससे क्या होता है, आपके जब ऊपर थंडर स्टॉर्म होता है तो वो आपको सरफेस यानी आपके ढांचे को, आपके स्ट्रक्चर को, यानी आपके घर को क्या करता है, वो बिजली गिरने से उस पर बचाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर का यूज करते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर का सबसे पहले किसने दिया था, इसके बारे में बताया था, तो इसको फ्लेमिंग्स ने दिया था। किसने? फ्लेमिंग्स ने दिया था। आपने पढ़ा होगा शायद ये क्लास 9th-10th के आसपास, फ्लेमिंग्स लॉ ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, इस प्रकार से कुछ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हमें भी याद नहीं उतना अभी, लेकिन फ्लेमिंग्स में दिया था आपको, ये हमने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। और याद रखना है ये कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 4th क्वेश्चन। देखिए, यदि आपको स्पीड फास्ट लग रहा होगा तो स्पीड आपको फास्ट लग रहा होगा तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। यदि आपको स्पीड सही लग रहा है तो देन फिर आप इसको नॉर्मल तरीके से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 4th हमारा, लिखा जा रहा है कि हाइड्रोजन बलून फ्लोट्स अप बिकॉज ऑफ। एक हाइड्रोजन बलून जो होता है वो ऊपर की तरफ क्यों फ्लोट करता है? एक हाइड्रोजन बलून जो होता है वो ऊपर की तरफ क्यों फ्लोट करता है? तो गिवन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, आपको इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है।
तो चलिए आपको बता दें कि एक हाइड्रोजन बैलून जो होता है वो ऊपर इसके लिए फ्लोट कर सकता है क्योंकि जो वेट ऑफ बलून जो होता है वो लेस देन दी होता है वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस बाय इट, यानी कहना मतलब गुब्बारे का जो भार होता है उसके द्वारा विस्थापित वायु के भार से कम होता है। इस कारण से क्या होता है वो फ्लोट करने लगता है। देखिए इसको डीपली समझिएगा क्या कि देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे लाइटेस्ट कह सकते हैं कि गैस होता है, ठीक है, सबसे लाइटेस्ट गैस यानी बहुत ही हल्का होता है। और आपको पता है कि एयर में हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये सभी आपके गैसेस वहाँ पे प्रेजेंट है। और ये सभी गैसेस क्या होते हैं आपके हाइड्रोजन गैसेस से क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा वजनदार होते हैं, यानी ज़्यादा भारी होते हैं, ज़्यादा वेट को कंटेन करते हैं। सो इस कारण से क्या होता है हमारा हाइड्रोजन जो होता है इन सभी गैसेस में से क्या होता है बहुत ही लाइट वेट होता है। सो हमारा क्या होता है हाइड्रोजन गैस हमारा जब बैलून में भरते हैं तो वो हमारा ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, ठीक है, जाकि जो हमारा एयर होता है उसको डिस्प्लेस करते हुए क्या होता है आपका ऊपर की तरफ वो उड़ने लगता है ड्यू टू लाइट वेट के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है एक बार फिर से पढ़िएगा, वेट ऑफ बलून इज लेस देन द वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस बाय इट, ठीक है। बलून का वेट जो होता है वो कम होता है उसके एयर के वेट के डिस्प्लेस करने के बाद, ठीक है। देखिए उसी बलून में अगर आप एयर भर देते हैं, नॉर्मल एयर भर देते हैं, तो वो आपका ऊपर नहीं उड़ेगा। क्यों नहीं उड़ेगा? क्योंकि उसके अंदर जितने भी गैसेस प्रेजेंट होंगे वो नॉर्मल गैस होंगे आपके, और नॉर्मल गैसेस में आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी प्रेजेंट होंगे, तो उनका वजन क्या होता है भारी होता है। इस कारण से क्या होता है वो ऊपर नहीं उड़ पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि इन अ रिचार्जेबल सेल व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सेल। किसी रिचार्जेबल सेल में किस प्रकार की एनर्जी उसमें स्टोर होते हैं, तो उसमें आपके केमिकल एनर्जी स्टोर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज शुड बी यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, यानी आपके दृष्टि वैषम के दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी एस्टिग्मेटिज्म को कम करने के लिए, लेस करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए किन लेंसेज का हम यूज करते हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए हम याद रखिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। किसका? सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। और एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? एक प्रकार का आई का बीमारी होता है, आंख का बीमारी होता है, जिसमें कि वस्तु जो आपको है वो आपको ब्लर टाइप का दिखेगा। किस टाइप का? ब्लर टाइप का दिखता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं इसको करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नंबर 7 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि सुपर कंडक्टर आर दोज एलिमेंट्स, ठीक है। सुपर कंडक्टर कौन से एलिमेंट होते हैं? तो बताइए कौन से एलिमेंट होते हैं? अतिचालक वे तत्व है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सुपर कंडक्टर वैसे आप कह सकते हैं कि चालक होते हैं या फिर प्रतिरोधक होते हैं जिनका क्या होता है आपका, यानी वैसे एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट मतलब क्या होता है? वैसे तत्व होते हैं जिनका क्या होता है आपका बहुत ही लो रेसिस्टेंस होता है। कितना? बहुत ही कम रेसिस्टेंस होता है वेरी लो टेम्परेचर पे, यानी बहुत कम टेम्परेचर पे उनके रेसिस्टेंस क्या होते हैं बहुत ही कम होते हैं, और लगभग क्या होते हैं आपके 0 होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सुपर कंडक्टर्स आर दोज एलिमेंट हुज रेसिस्टेंस फॉल ऑलमोस्ट टू 0 एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर पे उनके जो रेसिस्टेंस होते हैं वो लगभग 0 के बराबर हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी अतिचालक वे तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत कम तापमान पर लगभग 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इन अ लेजर से नियॉन लेजर ऑल दी एटम इमिट्स द लाइट वेव ऑफ, ठीक है। यानी नियॉन लेजर में आपके सभी जो एटम्स ऑफ क्या होते हैं, ऑल द एटम्स इमिट द लाइट वेव। तो सभी जो एटम्स होते हैं वो लाइट वेव को जो इमिट करते हैं वो उनके क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी सेम होते हैं, एम्पलीट्यूड सेम होते हैं, या फिर सेम फेज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे इसके ऑप्शन? इसमें से होंगे आपके ऑप्शन नंबर 4, यानी उनके सभी आपके क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज सभी क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपके किसी भी लेजर में जो एटम होते हैं वो जिस फ्रीक्वेंसी को मीट करते हैं, जिस वेव को मीट करते हैं, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी को नहीं जिस वेव को। और आपको पता है कि वेव के पास फ्रीक्वेंसी होता है, एम्पलीट्यूड होता है, फेज होता है। तो जब भी कोई लेजर, याद रखिएगा, जब भी कोई लेजर उसमें के कोई भी एटम किसी भी लाइट की वेव को अगर इमिट करता है तो उस लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फेज क्या होते हैं? आपके सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी उपरोक्त सभी, उपरोक्त जितने भी है आपके वो सभी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट मोर हीट कैपेसिटी। इनमें से किनका सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है, बताइए, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो हीट कैपेसिटी होते हैं, ये जो आपका हीट कैपेसिटी होता है, इसको थोड़ा सा अगर आपके ऑप्शंस को थोड़ा सा चेंज किया जाए, यानी कहने का मतलब आपके क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज किया जाए, ऑप्शंस को नहीं, क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज किया जाए, तो इसके दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है? तो हीट कैपेसिटी के जगह पे आपको थर्मल कैपेसिटी भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या? थर्मल, THERMAL, थर्मल कैपेसिटी,
ठीक है। और जनरली इस थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट मोर हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी। तो इनमें से किसका हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी होता है, तो वो होता है आपके वाटर का। क्या होता है, वाटर का। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। कितना होता है ये आपसे नहीं पूछेगा जनरली, कितना होता है ये जनरली आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। और हीट कैपेसिटी होता क्या है, तो हीट कैपेसिटी आप समझ सकते हैं कि जब भी आपको याद रखिएगा हीट कैपेसिटी हमारा क्या होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि हमें बताता है कि कितना हमें हीट रिक्वायर होता है किसी भी सब्सटेंस के कुछ पार्टिकुलर टेम्परेचर को रेज करने के लिए। यानी किसी भी सब्सटेंस के आपके गिवन टेम्परेचर को, या फिर कह सकते हैं कि कुछ पार्टिकुलर टेम्परेचर को रेज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ेगा, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए दूध है, ठीक है। मान लीजिए दूध को हमें गर्म करना है कुछ टेम्परेचर तक, तो उसको हम कितना हीट देंगे ताकि हमारा क्या हो, वो दूध हमारा गर्म हो जाए, ठीक है। इसको यूनिट क्वांटिटी पे डिफाइन किया जाता है, यूनिट मास पे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो उतना डीपली नहीं जाना है, सिंपल समझिए, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। और हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं, और वाटर का हीट कैपेसिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो गया जल, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका है नंबर 10th क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इंक्रीजेस सडनली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यदि आपके किसी भी टेम्परेचर यानी किसी भी स्थान का जो तापमान है वो अचानक से बढ़ जाता है, तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका क्या होता है, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका घट जाएगा, यानी डिक्रीज है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है, और आपको हमने बता दिया कि परीक्षा के रिगार्डिंग हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। तो जल्दी से जाकर आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ताकि क्या हो आप अभी से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर दे। और एक बार नहीं, आप 2 बार 3 बार टेस्ट दीजिएगा, उतना ज़्यादा आपको वो सारे क्वेश्चन आपको मेमोराइज होते रहेंगे, और वहाँ से सभी कंसेप्ट को आप सीखते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।